हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा का 3D का ये क्वेश्चन बच्चों है और इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है बच्चों। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, आप कहीं भी मिस मत करिए इस क्वेश्चन को। अगर मिस कर देंगे तो आपका जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? देखिए क्वेश्चन क्या है, वेक्टर अलजेब्रा का सवाल है बच्चों। किसका है? वेक्टर अलजेब्रा का सवाल है। और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइंस। यानी आपके पास दो लाइंस दिए गए हैं बच्चों। एक लाइन आपके पास ये है और दूसरी लाइन आपके पास ये है। और आपसे यह क्वेश्चन किया गया है कि इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो हमें बताइए कितना होगा। वो हमें बताइए कितना होगा। तो यार थोड़ा सेंस तो लगाइए। अगर मुझे दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है? जब तक आपको यही नहीं पता होगा तब तक आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? दो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो बच्चों उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि अगर लाइंस आपके पास दिए गए हैं तो दोनों का डीआरएस निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? डीआरएस। अब आप कहेंगे डीआरएस क्या होता है? तो बच्चों अगर आप डीआरएस के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप सवाल कैसे लगा सकते हैं? और डीसीएस के बारे में जानते हैं तो आप सवाल कैसे लगा सकते हैं? डीआरएस मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो और डीसीएस का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ गया? तो हम यहां किसकी बात कर रहे हैं? इन दोनों लाइंस की, इन दोनों लाइंस के डीआरएस की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले दोनों के डीआरएस निकाल लेते हैं। और याद रखिए डीआरएस जब निकालेंगे तो चूंकि वेक्टर अलजेब्रा है तो वेक्टर फॉर्म में हमारे डीआरएस होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट डीआरएस ऑफ द फर्स्ट लाइन का क्या होगा? उसको हमने मान लिया B1 वेक्टर। कोई दिक्कत है क्या? इस लाइन का जो डीआरएस है उसको हमने नाम दिया है B1। वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना उसके डीआरएस को, तो B1 हमने उस वेक्टर को माना है। देन अब उस वेक्टर को हमें आई जे के फॉर्म में लिखना है ना, तो उसमें हम डीआरएस का क्या करेंगे? इनटू करेंगे। इस लाइन का डीआरएस देखिए है 2, 5 और -3। लेकिन बच्चे एक बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ये लाइन को पूरा सही से आप देख लीजिएगा कि ये पूरी लाइन जो है वो मेरा इस फॉर्म में लिखा होना जरूरी है। देखिए फॉर्म में लिख दे रहा हूं, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। यानी एक्चुअल में जो बच्चों लाइन की जो इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है। समझ में आ गया? इस टाइप की होती है। यहां पे देखिए, यहां x है, यहां y है, यहां z है। इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, यानी x के आगे कोई भी नंबर्स नहीं आना चाहिए मेरे पास, ना नेगेटिव होना चाहिए और ना ही कोई नंबर्स आना चाहिए। ये x और y z हमेशा पॉजिटिव और अकेले होने चाहिए। पहला रूल तो ये है। क्या यहां ऐसा है? x y z बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। जब बिल्कुल होता है तो आप अपने फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारे ए बी सी यहां पे डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो लेट कर लिया हमने क्या? B1। B1 अच्छा, ये आप कहेंगे x1 y1 z1 क्या है? तो बच्चों ये पासिंग पॉइंट है, जहां से वो पॉइंट से वो लाइन क्या होती है? पास होती है। और ये एबीसी क्या होते हैं? वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। पैरेलल यानी कि वो लाइन जो उस पॉइंट से पास होती है x1 y1 z1 से, और इस पॉइंट के क्या होता है? एबीसी के पैरेलल हो जाता है। तो आप एक इक्वेशन लगाते हैं, याद करिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, या यहां पे टी भी बोल सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो ए क्या होता था? ए इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग जब लिखते थे वेक्टर फॉर्म में, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर हमारा पासिंग पॉइंट होता था बच्चों, और वी वेक्टर हमारा क्या होता था? पैरेलल वेक्टर्स होता था। तो यहां पे हम पैरेलल वेक्टर वाला ही यूज करेंगे। और पैरेलल वेक्टर्स बच्चों हमेशा डीआरएस में होता है। किस फॉर्म में होता है? डीआरएस फॉर्म में होता है। देखिए मैंने, चूंकि दो लाइन है इसलिए मैंने एक को B1 मानूंगा और दूसरी लाइन को मैं बच्चों B2 मान लूंगा। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड।
तो V1 को हमें किस फॉर्म में लिखना है? वेक्टर फॉर्म में। तो हम यहां देखें 2 लिख रहा है यहाँ पे, तो 2 इसके साथ हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा? I कैप, फिर प्लस का 5j कैप, फिर माइनस का 3k कैप। समझ में आ गया? उसके बाद दूसरी लाइन से हम दूसरा वेक्टर निकालेंगे, यानी V2 वेक्टर। कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? देखिए सही लिखा है, बिल्कुल सही है। तो माइनस का 1i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का 4k कैप। समझ में आ गया? अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एंगल बिटवीन द लाइंस जो होता है बच्चों वो थीटा मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए? थीटा। तो फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ V1 वेक्टर मॉड ऑफ V2 वेक्टर। ये बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप। इसी फॉर्मूले से आपको ये सवाल क्या करना है? लगाना है, और उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या है? थीटा है बच्चों। समझ में आ गया? और इस थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करना आपको सिखाते हैं। हम ऊपर से इरेज कर देते हैं बच्चों। तो समझिएगा जरा ध्यान से बात। B1 और B2 आप मान लीजिएगा, और cos थीटा आप इस तरह से फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अच्छा, V1 की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है? यहां देखिए V1 डॉट V2 है ना, यहां लिखिए cos थीटा। B1 है आपके पास 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। फिर क्या है? डॉट स्केलर प्रोडक्ट है बच्चों। देखिए दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसमें क्रॉस यूज होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसमें डॉट यूज होता है। ठीक है, तो V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का i कैप प्लस का 8j कैप, ये j कैप है, प्लस का 4k कैप। नीचे आइए बच्चों, नीचे आइए। मॉड ऑफ B1 और मॉड ऑफ B2। मॉड ऑफ B1 मतलब B1 वाले वेक्टर का मॉडुलस निकाल लेंगे, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। दूसरे वाले V2 का लिखिए बच्चों, माइनस i कैप प्लस 8j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक, अब आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। हमने कहा था स्केलर प्रोडक्ट करने का रूल क्या होता है। देखिए बच्चों, हम हर एक चीज आपको बता रहे हैं, यहां से आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए मैं हर एक स्टेप बता रहा हूं। नहीं तो ये सवाल केवल 2 मिनट का है, सिर्फ 2 मिनट में आप इस सवाल को खत्म कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, इसको समझ लीजिए अच्छे से। मैं हर चीज आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए ध्यान से। देखिए बच्चों, मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। स्केलर प्रोडक्ट का एक रूल होता है, उसको समझिए। I डॉट आई, ठीक है, J डॉट जे और K डॉट के की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 1 होती है। लेकिन वहीं पर I डॉट जे और J डॉट के और K डॉट आई जो होता है ना बच्चों, वो 0 हो जाता है। ये दो रूल आपको ध्यान रखने हैं अगर इस तरह की वैल्यू का प्रोडक्ट करना है। अब आप कहेंगे सर तो बड़े अच्छे से ही आप मैनेज कर रहे हैं सवाल को। बिल्कुल, हर सवाल को अगर आपको करना है तो आपको गहराई से नॉलेज होना जरूरी है बच्चों। तो आप हर चीज यहां सीख लीजिए। आपको बेसिक जो चीजें ना, वो मैं इस एंगल को निकालने के लिए मैं सारी बेसिक चीजें यहां डाल देता हूं, ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, इनकी वैल्यूज का मान 1 हो जाता है, और अगर डिफरेंट वैल्यूज है यूनिट वेक्टर, उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो बच्चों इसको हटाइए। अब हमें करना क्या है? डॉट प्रोडक्ट निकालना है। cos थीटा इज इक्वल टू, चलिए इसका डॉट करना है। तो याद रखिए बच्चों, आई का डॉट जे के साथ तो डॉट करने का कोई फर्क मतलब तो बनता नहीं है, क्योंकि आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा। यानी आई का हम जे से नहीं कर सकते, जे का के से नहीं कर सकते, है ना, के का आई से नहीं कर सकते। इस तरह की वैल्यू का करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें करना किसका चाहिए डॉट? हमें केवल आई से आई का, जे से जे का, के से के का करना चाहिए। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये आई है, इधर आई है, +2 है, -2 है, इनटू होगा तो कितना आएगा? -2। और आई डॉट आई क्या हो गया बच्चों? आई डॉट आई 1। खत्म कर दीजिए, मत लिखिए उसको। चलिए -2 हो गया, +5 + 8 यानी कितना हो गया? 40। और जे डॉट जे क्या होता है बच्चों? 1 हो जाता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। -3 + 4 कितना हो गया? -12। के डॉट के क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। अब नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए।
अच्छा, अब आप कहेंगे मॉडुलस कैसे निकाला जाता है सर जी, ये बता दीजिए। अब बच्चे एक बात बता दे रहे हैं, मॉडुलस निकालने के लिए आपको अगर मॉडुलस निकालना नहीं आता है तो आप समझ लीजिए आप गलती कर रहे हैं और आपको वेक्टर अलजेब्रा आता ही नहीं है। मॉडुलस निकालना एक सिंपल सा रूल होता है, क्योंकि जब मॉडुलस निकालते हैं, अगर मॉडुलस नहीं आएगा तो आप यूनिट वेक्टर भी नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा ना? तो मॉडुलस वेक्टर कैसे निकलता है ये देखिए। जैसे कोई मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर दिया है और वही इस टाइप से लिखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप। अब मुझे इसका क्या कह दिया जाए, मॉडुलस वेक्टर निकाला जाए। तो मॉड लगा दीजिए बच्चों, इधर भी मॉड लग जाएगा, इधर भी मॉड लग जाएगा। मॉड लगने का मतलब होता है रूट लगा दीजिए। इस वैल्यू का हम मॉडुलस निकालेंगे तो इसका मतलब है i के कोफिशिएंट का स्क्वायर a1 स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर a2 स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर a3 स्क्वायर। बस बच्चों इतना ही है मॉडुलस, यही है मॉड, यही मॉडुलस है। इसी तरह से इसको निकाला जाता है। कोई वेक्टर होता है उस पर मॉड लग जाता है, मॉड का मतलब अंडर रूट, और हर एक आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका क्या कर दीजिए आप, कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर दीजिए। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो चलिए यहां पे भी हम यही काम करेंगे बच्चों। तो आई का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4, जे का कोएफिशिएंट 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस लगाइए क्योंकि यहां प्लस होता है, और के का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा। फिर इंटू दूसरे वाले को भी, तो भैया दूसरे में भी तो मॉड लगा है, उसको भी निकालिए बच्चों, उसको भी निकालिए। माइनस आई का कोएफिशिएंट -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, और 8 का स्क्वायर 64 बच्चों, प्लस और 4 का स्क्वायर होता है 16। समझ में आ गया? वेरी गुड। देखिए -12/2 कितना हो गया बताइए बच्चों, माइनस का 14। नीचे आइए, नीचे आइए भाई, 25 और 4 कितना हो गया 29, और 29 और 9 कितना हो गया 38। कितना हो गया बच्चों 38। और इधर भी देख लीजिए कितना है, इधर ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64, मतलब ऐसे ऐड कर लीजिए, 6 4 10 11 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 6 कितना हो गया 8 हो जाएगा, यानी 81 आ जाएगा बच्चों। समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 40 में से 14 जाएगा तो बचेगा 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 26। यहाँ पे आएगा √38। अच्छा 81 के तो स्क्वायर रूट होता है ना बच्चों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 9 होती है, तो 9 को आप आगे लिख लीजिए यहाँ पे, तो cos थीटा आपको मिल जाएगा। तो cos थीटा आपको कितना मिला बच्चों, cos थीटा मिला है आपको 26/9 रूट में 38। लेकिन बच्चों हमको थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या यहीं पे देख लीजिए, थीटा यहां लिख लीजिए, cos को उधर ले जाइए, तो cos इनवर्स हटा दीजिए 26/9 और √38। बस बच्चों यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका आंसर है। तो आपने देखा कि दो लाइंस के बीच का, और लाइंस कैसे होनी चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में है तो एंगल निकालने का ये रूल होना चाहिए। बस डीआरएस निकाल लीजिए, V1 और V2 लगाइए, cos थीटा का फॉर्मूला लगाइए, आंसर पा जाइए, और बाकी चीजें तो हमने आपको बता दिया है। यानी अब आप तैयार हैं एंगल निकालने के लिए, आप तैयार हैं, आप बिल्कुल समझ लीजिए 2 से 3 नंबर आपने पक्के कर लिए। तो ऐसे ही हम फिर क्वेश्चन लेकर आएंगे, कुछ अलग अंदाज में हम लोग उसको जानेंगे, ठीक है, और वो भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आज फिलहाल के लिए इतना ही।